आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक और नई कहानी, और ये कहानी आपको सचमुच बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों, ये भूत प्रेत की कहानियाँ जिस पर सभी का यकीन नहीं होता, पर कुछ लोगों के किस्से सुनकर यकीन करने का मन होता है। ऐसा क्यों है कि कई लोगों को भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देते हैं या अनुभव होते हैं, और कुछ लोगों को कभी कुछ नहीं दिखता। मेरे ख्याल से ऐसे लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें कभी कोई भूत प्रेत आत्माएं नहीं दिखी, और कुछ लोग दूसरों की बताई हुई कहानियां और किस्से को लेकर डरते रहते हैं कि हमें कोई भूत ना दिख जाए। खैर, डरिए नहीं दोस्तों। इसी बात पर मुझे एक लाइन याद आ गई कि हर किसी को नहीं दिखता यहाँ भूत प्रेत जिंदगी में, खुशनसीब है वो जिनको ना दिखे ये बवाल जिंदगी में। खैर, चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। और आज मैं आपको फिर से अपने नाना और नानी जी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये बात तब की है जब मेरी नानी सतना में रहती थी। तब उनके पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता था जिसमें 4 लोग थे, मम्मी, पापा और उनकी 2 बेटियां। बड़ी वाली बेटी का नाम सना और छोटी वाली का नाम कुरेसा था। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो बात कुछ ऐसी है कि सतना में साल में एक बार बिरला फैक्ट्री में सभी को घूमने के लिए उस फैक्ट्री में बुलाया जाता है, और उस दिन उस फैक्ट्री में कोई भी घूमने आ सकता था। तो उस दिन वो मुस्लिम परिवार और मेरी नानी का परिवार भी उस फैक्ट्री में जाने वाला था। वो सभी शाम के 4 बजे घर से निकलने वाले थे। जब सभी तैयार हो गए तो मेरी नानी ने सना दीदी से कहा कि तुमने अपने बालों को क्यों खोल रखा है? ऐसे बाल खुले रखकर कहीं भी नहीं जाते, जल्दी से इन्हें बांध लो, फिर चलते हैं हम लोग। तो सना दीदी ने कहा, अरे नहीं आंटी जी, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। फिर मेरी नानी को भी लगा जब उसकी माँ उसे नहीं रोक रही है तो फिर मुझे बार बार बोलने का क्या हक है। तो मेरी नानी भी चुप हो गई। उन लोगों ने फैक्ट्री में काफ़ी घूमा और फिर रात 8:30 बजे वो वापस घर की ओर निकले। मेरी नानी बताती है, जब वो घूम के अपने अपने घर वापस आ गए तो उसी रात 10 बजे सना दीदी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो उनकी मम्मी ने उनको दवा देकर सुला दिया। फिर सुबह वो उठ ही नहीं रही थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनकी मम्मी काफ़ी डर गई और फिर मेरी नानी को बुलाया। तो नानी ने भी बहुत उठाया पर वो उठ ही नहीं रही थी। फिर नानी ने कहा, इसको कुछ हो तो नहीं गया? इतना कहकर वो बाहर आ गई और बस्ती के एक आदमी से कहा, जाओ सना के अब्बू और मेरे उनको यानी कि उनके पति को बुलाकर ले आओ। तो वो आदमी फैक्ट्री में गया और उसके बुलाने पर मेरे नाना और सना दीदी के अब्बू आए। फिर मेरी नानी ने उन्हें पूरी बात बताई, जिसे सुनकर उसके अब्बू घबरा गए और अपनी बेटी को उठाने लगे। लेकिन उनके लाख उठाने पर भी सना दीदी ने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी उस बस्ती के आदमी ने कहा, हमें सना को डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए। तो बस्ती में एक डॉक्टर रहता था जिसको सभी लोग खान नाना कहकर बुलाते थे। जब सभी लोग सना दीदी को उनके पास लेकर गए तो वो बोले, ये लड़की तो जिंदा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये अपनी आंखें नहीं खोल रही है, तो आगे मैं इसका इलाज कैसे करूं? वो सभी समझ गए कि ये डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उनके अब्बू सना दीदी को वापस घर लेकर आ गए और उन्होंने कहा, मैं अपने दोस्त को बुला कर ले आता हूँ जो कि एक मौलवी है। जब वो अपने दोस्त को घर लेकर आए तो उसने देखते ही कह दिया कि इस लड़की पर एक जिन का साया है और वो इस लड़की पर आशिक हो चुका है। इतना सुनकर सना दीदी की अम्मी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और वो कहने लगी, भाईजान, क्या मेरी बेटी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि अगले महीने इसकी शादी होने वाली है। तो उस मौलवी ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आज रात 10 बजे आता हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब रात 10 बजे वो मौलवी आए तो उन्होंने सना दीदी के सामने कुरान पढ़ी। इतना सुनते ही सना दीदी बहुत ही गुस्से में मर्द की आवाज़ में बोली, तू यहाँ क्यों आया है? यहाँ तेरी कोई भी जरूरत नहीं है, चला जाए यहाँ से। इतना सुनते ही सभी लोग डर गए क्योंकि वो आदमी की आवाज में बोल रही थी। मेरी नानी बताती है कि इतना सुनते ही डर के मारे उनको चक्कर आने लगा था। फिर उस मौलवी ने कहा, देखो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा,
लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने इस लड़की को क्यों पकड़ रखा है। तो उस जिन ने कहा, जब उस दिन ये लड़की मोगरे का इत्र लगाकर जा रही थी तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका और मैं इसके पीछे पीछे इसके साथ चला आया और अब मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं इसको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो उस मौलवी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि अगले महीने इसकी शादी है। तो उस जिन ने कहा, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ और अगर इसने शादी करी तो मैं इसको जान से मार डालूंगा। फिर सना दीदी के माँ और बाप दोनों जिन के सामने रोते हुए बोले, कृपया करके मेरी बेटी को छोड़ दो। तो वो जिन बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि इसकी शादी के बाद हफ्ते के 2 दिन ये मेरे साथ सोएगी और बाकी के दिन ये अपने पति के साथ। तो ही मैं इसको परेशान कभी नहीं करूंगा और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं इसको और इसके पति दोनों को मार दूंगा। तो नानी ने बताया कि जब उसकी शादी हो गई और जब कुछ महीनों के बाद वो अपने मायके आई तो उसने वही चीज़ बताया जो उस जिन ने शर्त रखी थी कि हफ्ते में 2 दिन वो जिन के साथ रहती और बाकी के दिन अपने पति के साथ। उसको अब किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती और उसके घर में बहुत ही ऐशो आराम था क्योंकि वो जिन उसे बहुत सारे पैसे और ऐशो आराम देता था। लेकिन सना दीदी ये भी कहती थी कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ से, पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। और फिर कुछ सालों के बाद वो मुस्लिम परिवार सतना छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया। अब पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। सूरज जी, मेरे पास एक और स्टोरी है जो कि मेरी मौसी की है और ये मेरे सामने की बात है क्योंकि जब मैं 2 साल की थी तब से 14 सालों तक मेरी मौसी ने मेरी देखभाल की। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैं 10 साल की थी तो मेरे नाना जी को उनकी तनख्वाह मिली थी। तो उन्होंने कहा, चलो मैं तुम लोगों को मार्केट घुमा कर ले आता हूँ। तो फिर मैं, मेरी मौसी और मेरे छोटे मामा सब तैयार हो गए। जब हम मार्केट में गए तो वहाँ हमने घूमा और फिर इधर उधर टिक्की और गोलगप्पे खाए। तो नाना ने बोला कि घर के लिए समोसे ले लेते हैं। वहाँ बहुत छोटे छोटे समोसे बनते थे जिनको वहाँ पर समोसी बोलते हैं और सच में वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मेरे नाना समोसे लेने चले गए और हमें रोड की एक साइड खड़ा कर दिया और कहा कि तुम लोग इंतज़ार करो, मैं समोसे लेकर आता हूँ। इसके बाद मेरे नाना जी चले गए, लेकिन जहाँ पर हम लोग खड़े थे उसके पास में ही मछली बाजार था और वहाँ से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। इसके थोड़ी देर के बाद मेरे नाना आए और हम लोग घर वापस आ गए और थोड़ी देर के बाद ही मेरे बड़े मामा फैक्ट्री से काम करके आए और फ्रेश होने चले गए। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसे तो बहुत ही अजीब बदबू आने लगी और ये बदबू ठीक वैसे ही थी जैसे एक बूढ़े बकरे से आती है। अगर कभी आप लोग किसी बकरे के आसपास से गुजरते होंगे तो आपको ये पता होगा कि वो बदबू कैसी होती है। जब ये बदबू हमारे पूरे घर में फैल गई तो हमारी नानी ने कहा, ये अजीब सी बदबू कैसे आ रही है? जब से तुम लोग बाजार से आए हो तभी से ये बदबू आ रही है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी बड़ी मौसी हैं वो रोज़ शाम को जीसस क्राइस्ट के सॉन्ग सुनती हैं। जब उन्होंने वो सॉन्ग चलाया तो अचानक ही बदबू आनी बंद हो गई और वो बदबू अब हमारे चौखट के पास से आ रही थी। यानी कि अगर हम चौखट से अंदर आते तो बदबू गायब हो जाती और जैसे ही चौखट के बाहर निकलते तो बदबू आने लगती। तभी मेरी नानी, हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे जिनको ऊपरी मामलों के बारे में अच्छे से पता था, तो वो उनको बुला कर ले आई और उन्हें पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा, यहाँ एक शैतान है जो कि बकरे के रूप में आया था, जो कि तुम्हारी बेटी के पीछे पीछे चला आया। तुम लोगों ने जीसस क्राइस्ट का सॉन्ग लगाया, इसी कारण से वो शैतान तुम्हारे घर से बाहर निकल गया। लेकिन याद रखना कि आज के बाद तुम लोग कभी भी समोसे मत लाना। सूरज भाई, आज मैं 23 साल की हो गई हूँ, लेकिन आज तक हमारे घर में वो समोसे कभी नहीं आई। हमें नहीं पता कि उन बाबा ने समोसे लाने से क्यों मना किया, लेकिन डर के कारण हम लोगों ने आज तक उसके बाद समोसे कभी भी नहीं खाई। तो यही थी मेरी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, ये जो अगली कहानी है ये मुझे नेहा जी ने भेजा है, जो कि उनके दोस्त के भाई ने सुनाई थी। तो इस कहानी को मैं और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा चेंज करके आप लोगों को सुनाऊंगा।
विनय अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। मम्मी खाना बना रही थी और उसका छोटा भाई अपना होमवर्क कर रहा था और बार बार विनय से पूछ रहा था, भैया ये सवाल बता दीजिए। तो विनय कभी टीवी देखता तो कभी उसे होमवर्क करवाता। तभी उसकी मम्मी ने आकर दोनों भाइयों को प्लेट में पकौड़े पकड़ा दिए। चिंटू पकौड़े खाते खाते दौड़ लगाकर गैलरी में चला गया। विनय भी पकौड़े खाते खाते टीवी देख रहा था। विनय का एक बड़ा भाई राघव था, वो ज्योतिष जानता था। तभी विनय को अचानक लगा कि चिंटू की प्लेट के पास एक आदमी बैठा है और वो पकौड़े खा रहा है। तो विनय ने कहा, अरे भाई कहाँ से आए हो और घर में कैसे घुस गए? तभी चिंटू दौड़ लगाकर वापस आया और अपनी प्लेट में से एक पकौड़ी उठाई। तब विनय ने कहा, देख चिंटू, ये आदमी तेरे पकौड़े खा रहा है। तब चिंटू ने कहा, भैया यहाँ तो कोई नहीं है, और वो चुपचाप बैठ गया। विनय को वो आदमी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन चिंटू को नहीं। तभी विनय ने अपनी माँ को भी आवाज दी और कहा, देखो माँ, ये आदमी पकौड़े खा रहा है और चिंटू को दिख भी नहीं रहा है। पर माँ को भी वो आदमी नजर नहीं आया और थोड़ी देर के बाद विनय को भी वो आदमी कहीं नहीं दिखाई दिया। सब लोग हैरान थे कि विनय को वो आदमी दिखाई दे रहा है। तभी राघव घर में आया। उससे भी विनय ने कहा कि लोगों की लगता है आंखें खराब हो चुकी हैं। मुझे वो आदमी दिख रहा था और इन लोगों को नहीं। पर एक बात है कि वो गया कहाँ से? दरवाजा तो बंद था और अचानक इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया वो? तब राघव ने उसे मजाक में कहा, अरे भूत देखा होगा तूने, आखिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो भी घूमते रहते हैं और कभी कभी दिख जाते हैं। इतना सुनकर विनय भी हंसने लगा। पर यह तो पहली बार था। अब तो अक्सर ही विनय को घर में कोई ना कोई दिखने लगा। और घर ही नहीं, एक दिन जब वो कॉलेज में बेंच पर अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तब उसको अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा कि कॉलेज में यह बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया। तो विनय ने अपने दोस्तों से कहा, अरे भाई लोग, चलो उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं, क्या वो भी पढ़ने आया है क्या यहाँ? और इतना कहकर वो हंसने लगा। तब उसके दोस्तों ने कहा कि कौन सा बूढ़ा आदमी, हमें तो नजर नहीं आ रहा। अब तो विनय को लगा कि सब शायद उसका मजाक बना रहे हैं। उसने फिर से कहा, अरे वो सामने उस पेड़ के पास देखो ना, वो आदमी नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? उसकी बात सुनकर सब चौंक पड़े और फिर बोले, अरे नहीं यार, सच में हमें कोई भी नहीं दिख रहा। तो विनय अपने दोस्तों का हाथ पकड़कर उस ओर जाने लगा जहां वो आदमी खड़ा था। लेकिन अचानक ही वो बूढ़ा आदमी उसकी नजरों से ओझल हो गया। अब तो विनय को अपने आप पर शक होने लगा कि क्या मैं पागल हो गया हूं। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। फिर शाम को जब विनय घर पहुंचा तो उसने अपने भाई राघव को सारी बात बताई। राघव ज्योतिष जानता था, तो उसने विनय की जन्म पत्रिका बनाई। उसमें उसे ये ज्ञात हुआ कि उसे प्रेत बाधा योग है, जिसके कारण उसे कभी कभी भूत प्रेत ये सब दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई अनिष्ट नहीं है, सिर्फ दिखा ही देंगे, बाकी परेशानी की कोई बात नहीं थी। तब उसने विनय से कहा कि कुछ लोगों की पत्रिका में ये प्रेत बाधा योग होता है, जिसके कारण उन्हें भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। पर तुम्हारी जन्म पत्रिका में ये अच्छी बात है कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी बजरंगबली का नाम ले लिया करो। विनय अपने भाई की बात सुनकर चौंक पड़ा। फिर भी उसे हौसला मिला कि उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। अब विनय का कॉलेज पूरा हो चुका था और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। और किसी काम के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। वो एक होटल में कमरा लेकर ठहर गया, पर रात को न जाने वो सो नहीं पाया। एक बेचैनी से उसके दिमाग में थी। लग रहा था कि कमरे में कोई और भी है, इसलिए वो सो नहीं पा रहा था। बार बार उसे कई सारी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। फिर उसे एक साया दिखाई दिया, लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो विनय ने होटल के मैनेजर को फोन लगाकर कमरा बदलने को कहा। तो मैनेजर ने पूछा, सर क्या प्रॉब्लम है? तो विनय ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब एक बेचैनी सी हो रही है मुझे इस कमरे में। तभी मैनेजर ने एम्प्लॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, ये रूम क्यों दिया गया है? तो उस एम्प्लॉय ने जवाब दिया, सर पहले भी कई लोग यहाँ पर ठहरे हैं, तब तो सब ठीक ही था। खैर, विनय का रूम बदल दिया गया। अगले दिन उसने वेटर से पूछा, तो वेटर ने कहा
कि उस रूम में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। ये सुनकर विनय घबरा गया और मन ही मन बजरंगबली को याद करने लगा और तब से वो हनुमान जी की पूजा करने लगा। दोस्तों, ये अगली कहानी भी हमें नेहा सुहाल जी ने भेजी है और ये कहानी उनकी सहेली रीना की है। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रीना के भाई आशीष का दोस्त रवि आया हुआ था। रीना की माँ ने रवि से कहा, बेटा बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। फिर थोड़ी देर रवि रुक गया और उस वक्त शाम के 8:30 हो रहे होंगे। साथ में सभी लोग टीवी देख रहे थे और उस वक्त कोई डरावना सीरियल आ रहा था। इतने में आशीष ने कहा, मुझे तो कोई भरोसा नहीं है, ये भूत वूत कुछ नहीं होते। तो आशीष ने रवि से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? तो रवि ने कहा कि मेरे पापा ने मुझे कुछ बताया था, लेकिन तुम डर जाओगे क्योंकि मेरे पापा बहुत ही बहादुर हैं। वो झूठ नहीं बोलते, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। वो भी भूत में विश्वास नहीं करते थे और वो भी यही कहते थे कि कोई भूत नहीं होता। लेकिन उन्हीं ने मुझे जो बताया उस पर तो यकीन करना ही पड़ा, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं डरा देगा। ये सुनकर रिया और आशीष की जिज्ञासा बढ़ गई। सब टीवी शो देखना छोड़ रवि से कहने लगे, प्लीज बताओ ना यार, तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या बताया था? तो रवि ने कहा कि जब मेरे पापा पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें घर से दूर जाना पड़ा। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि कॉलेज उनके शहर में नहीं मिला था। पढ़ने में वो होनहार तो थे ही और घर के पहले इंजीनियर भी वही बने। सभी लोग बहुत खुश थे। कॉलेज के पास ही एक किराए का मकान जिसमें एक रूम और एक किचन था जो उनके लिए पर्याप्त था, वो उसी में रहते थे क्योंकि हॉस्टल में रहना उन्हें पसंद नहीं था। वो अकेले आराम से रहकर पढ़ाई करना चाहते थे। पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी तो पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ता था। कमरे के ठीक बीच में एक खिड़की थी, वहाँ रोशनी अच्छी आती थी। तो उन्होंने सोचा यहीं पर टेबल कुर्सी लगाकर आराम से बैठकर पढ़ा जाएगा। मस्त रोशनी भी आएगी और ठंडी ठंडी हवा भी आएगी और पढ़ने के लिए अच्छा भी रहेगा। तो वो उसी खिड़की के पास टेबल लगाकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ा करते थे। दूर एक बरगद का पेड़ था जो कि काफ़ी घना था। कभी कभी उस पर नज़र पड़ जाती थी। बाहर देखते और फिर पढ़ने लगते। आराम से दिन गुजर रहे थे। उसी शहर में उनका एक रिश्तेदार भी था, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी और उन्हीं के यहाँ उनका खाना पीना हो जाता था। एक दिन रात को मेरे पापा उन्हीं रिश्तेदार के यहाँ खाना खाकर घर वापस आ रहे थे। तो उस वक्त रात के 9 बज रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ ही लिया जाए, फिर जब थकान होगी तो सो जाऊंगा। और फिर उसी टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया और खिड़की भी खोल ली। दूर से वो पेड़ बिल्कुल भयानक लग रहा था। वहाँ कोई रोशनी भी नहीं दिख रही थी, पर यह समझ में आ रहा था कि यह वही पेड़ है। तभी अचानक पढ़ते पढ़ते उन्हें लगा कि कमरे में कोई घूम रहा है। कुछ चलने की आवाज़ आ रही थी, पर वो पढ़ते रहे। उन्होंने पीछे नज़र घुमाकर नहीं देखा और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाया। उन्हें डर भी नहीं लग रहा था, बस सोच रहे थे कि ये कौन है। पर पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं और उसके थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई चला गया हो। और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरे कमरे में कीचड़ से सने पैरों के निशान दिखाई दिए। वो चौंक पड़े, लेकिन वो घबराए नहीं। उन्होंने पूरे कमरे में पोछा लगा दिया और सोने चले गए। अब तो आए दिन यही क्रम चलता रहा। वे पढ़ने बैठते, खिड़की खोलते और थोड़ी देर के बाद कमरे में चलने की आवाज़ आने लगती और जब आवाज़ आना बंद होती फिर पापा पीछे मुड़कर देखते तो कीचड़ से सने पैर दिखाई देते। पता नहीं पापा का पढ़ने में मन कैसे लगता था उस वक्त। मैं होता तो फौरन भाग खड़ा होता, पर पापा अपना मन पढ़ाई में लगा देते और ध्यान ही नहीं देते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने वो खिड़की बंद कर दी और कभी खोली ही नहीं। बस उस दिन शांति रही, कोई नहीं आया। ये सब बात उन्होंने मेरे दादाजी को जब बताई तो उन्होंने तुरंत घर बदलने की बात अपने रिश्तेदार से कही और उसी दिन उनके रिश्तेदार ने घर बदलवा दिया। पर मुझे लगता है मेरे पापा जैसा हिम्मती बहुत ही कम लोग ही मिलते हैं। ये सुनकर रीना और आशीष भी डर गए थे और अब बारिश भी कम हो गई थी। रीना की मम्मी ने रवि को खाना खिलाकर कहा कि चलो बेटा ठीक है, अब ज़्यादा रात हो गई है, आप अपने घर जाओ।
लेकिन रात भर रीना और आशीष इसी बात पर चर्चा करते रहे और अंकल की बहादुरी की दाद देते रहे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी तो आप सभी जानते ही हो।